हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सो सारे ठीक होंगे। तो देखिए, मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर तो बात कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तो अभी तक हमने पढ़ा था किसके बारे में? तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में। अब देखिए, जो ये फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में आप लोगों को मैं समता या समानता का अधिकार पढ़ा चुका हूँ, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा चुका हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक हम आ चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, हम आगे कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। तो गौर से देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारे अगले भाग को। और जो हमारा अगला जो भाग था, उस अगले भाग का नाम क्या था? तो जो अगला भाग था उसका नाम था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पढ़ना था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैं अगले भाग का नाम डाल देता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल तक लिखा था आपने? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमें क्या पढ़ना था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका मतलब ये है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हम जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे वो किसकी बात करेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता की, रिलीजन फ्रीडम की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आर्टिकल 25 को पढ़ना। तो हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25। तो जो आर्टिकल 25 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। तो देखिए, जो आर्टिकल 25 है, इसमें लिखा है भारत के किसी भी नागरिक को, इसमें लिखा है भारत के किसी भी नागरिक को, भारत के किसी भी नागरिक को अपने अंतर्मन के आधार पर, अपने अंतर्मन के आधार पर, अपने अंतर्मन के आधार पर कोई भी धर्म, कोई भी धर्म अपनाने व उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, व उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अब देखिए, मैंने बोर्ड पे ये लिखा है भारत के किसी भी नागरिक को। तो आप ध्यान रखोगे, भारत के किसी भी नागरिक को अपने अंतर्मन के आधार पे कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता और उसका प्रचार प्रसार करने की। अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं आपको और ये आर्टिकल क्या बताना चाहता है। तो देखिए, भारत का कोई भी नागरिक अपने अंतर्मन के आधार पे कोई भी धर्म चूज कर सकता है, यानी वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसके बाद वो उस धर्म का प्रचार प्रसार सबके सामने कर सकता है। ये उसको स्वतंत्रता दी गई है। तो आई होप सो आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हमें क्या कहता है वो देखिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 26। तो आर्टिकल जो 26 है, आर्टिकल 26 हमें यह कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी नागरिक को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता।
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है भारत का कोई भी नागरिक कोई भी धार्मिक कार्यों को मैनेज कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, मैनेजिंग कर सकता है, ये उसको लिबर्टी या स्वतंत्रता दी गई है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, कोई धर्मशाला, कोई जागरण, कोई भंडारा या कोई भी निःशुल्क भोजनालय खिलाना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, तो आपको इसकी अनुमति किसी सरकार से लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 27, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आर्टिकल 27 में हम पढ़ने वाले हैं भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी नागरिक को भारत की किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म विशेष के लिए किसी भी धर्म विशेष के लिए धर्म विशेष के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है वो देख लीजिए गौर से। तो आर्टिकल 27 ही कहता है भारत की किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म विशेष के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म के लिए कोई चंदा देने के लिए, कोई चढ़ावा देने के लिए, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है आप अगर किसी धर्म के लिए आपसे अगर कोई चंदा, आपसे कोई कर, आपको कोई टैक्स लिया जाता है तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता, आपका मन करे तो दीजिए, ना मन करे तो मत दीजिए। इसी आर्टिकल में लिखा है जो धार्मिक आय होती है वो भी कर मुक्त रहेगी। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 28। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में हम क्या पढ़ेंगे? तो आर्टिकल 28 हमें ये कहना चाहता है भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में, ये कहता है भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में भारत की किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो देखिए ये कहता है भारत की किसी भी शिक्षण संस्थान में, यानी भारत का कोई भी शिक्षण संस्थान होगा उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी किसी प्रकार का धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है धर्म पढ़ाना। आप ये कहोगे सर हिस्ट्री में तो आपने बौद्ध और जैन धर्म पढ़ा दिया, तो बौद्ध और जैन धर्म की हमने हिस्ट्री पढ़ी, उसका इतिहास पढ़ा है, किसी भी धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। एज पर एग्जाम्पल आपको कुरान नहीं पढ़ाई जाएगी कहीं पे, आपको श्रीमद् भगवद गीता की कुछ अच्छी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक हिंदू बनना या हिंदू तो नहीं पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो ये है भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट, तो हम पढ़ते हैं अगला ग्रुप। तो अगला ग्रुप आपने क्या लिखा था? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो अगला जो ग्रुप है वो ग्रुप का ही नाम क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो मैं अगले ग्रुप का नाम लिख देता हूं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार। और ये कितने से कितने आर्टिकल तक पढ़ा था आपने? तो ये पढ़ा था हमने आर्टिकल 29 से
आर्टिकल 30 तक। तो ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक। अब देखिए मैंने लिखा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 और इसमें लिखा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 29 30, यानी इन दो आर्टिकल में बात ही किसकी की गई है, शिक्षा और संस्कृति की। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर देते हैं आर्टिकल 29 को पढ़ना। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो जो आर्टिकल 29 है इसमें हम पढ़ते हैं अल्पसंख्यकों को उनके सामाजिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण होगा। अल्पसंख्यकों को उनके आर्थिक आर्थिक धार्मिक व सामाजिक हितों का संरक्षण होगा। सामाजिक हितों का संरक्षण होगा। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है अल्पसंख्यकों को उनके आर्थिक धार्मिक व सामाजिक हितों का संरक्षण होगा। अब आप ये कहोगे सर ये देखिए नाम से शिक्षा और संस्कृति है लेकिन इसमें शिक्षा का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ संस्कृति का जिक्र है। किसकी संस्कृति, अल्पसंख्यक। अब आप ये कहोगे सर ये अल्पसंख्यक क्या है, माइनर कम्युनिटी। अब ये अल्पसंख्यक को क्या बोला जाता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। भारत में हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी कोई भी धर्म होगा वो क्या कहलाएगा, अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो आप याद रखेंगे भारत में हिंदुओं को छोड़ के बाकी सारे धर्म क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक अपने आर्थिक सामाजिक धार्मिक हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। एज पर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति कोई मुस्लिम व्यक्ति है किसी संस्थान से उर्दू या किसी मदरसे से उर्दू पढ़ के आया है तो भारत का कोई शिक्षण संस्थान उसे ये कह के एडमिशन नहीं दे सकता कि ये उर्दू पढ़ के आया है, यानी वो अपने धार्मिक हितों का सामाजिक हितों का संरक्षण करेगा, समाज में उसका रहने का जो तरीका अपने धर्म के हिसाब से वो उसको सुरक्षित रख सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 30। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 30। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में अब हम क्या पढ़ेंगे वो देखिए। तो आर्टिकल जो 30 है वो ये कहता है अल्पसंख्यकों को खुद के शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को खुद के शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार। खुद के शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार। तो देखिए अल्पसंख्यकों को खुद का शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार, यानी जो ये माइनर कम्युनिटी है ये अपने खुद के शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, उनका मैनेजिंग कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, ये भी इनको अधिकार दे दिया गया है। तो ये दोनों आर्टिकल भी आप याद रखोगे। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 तो कहता है जितने अल्पसंख्यक है वो अपने आर्थिक धार्मिक सामाजिक हितों को सुरक्षित रखेंगे। आर्टिकल 30 कहता है वो अपने खुद के शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला ग्रुप संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 जिसमें क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैं इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। नाम से ही पता चलता है उपचार, उपचार का मतलब होता है इलाज। आप हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? आपकी हेल्थ का इलाज कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने लगे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने लगे, तो आप कहाँ पे इलाज कराने के लिए जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में इलाज कराने के लिए जाओगे। तो ये वही है संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको इलाज कराने का अधिकार है किसके? आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। अब देखिए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके उपलक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करती है। आपको पांचों रिट याद रखनी पड़ेंगी। आपको बता देता हूं, ये 5 रिट ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपके HSSC के डी ग्रुप में ये रिट आ चुकी हैं, तो आप याद रखोगे इन रिटों को। तो देखिए मैं लिखता हूं वो 5 रिट कौन सी हैं जो जारी की जाती हैं। तो नंबर 1 पे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे लिख देता हूं मैं इसी साइड। तो पहले तो मैं ये लाइन लिखता हूं, स्पेसिफिक नोट डाल के लिख देता हूं ताकि आप लोगों को स्पेशल समझ आ जाएगी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। और ये रिट जारी कौन से आर्टिकल में करती है? आर्टिकल 32 में। और अगर बात हो जाए हाई कोर्ट की, अगर बात आ जाए हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट भी ये रिट जारी कर सकती है। ये रिट जारी कर सकती है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 226 में। तो आप याद रखोगे आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में रिट जारी करेगी। तो आप याद रखोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें मैंने लिखा है आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करेगी। और आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल भी हाई कोर्ट भी यही 5 रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। अब हमें पढ़ना है ये 5 रिट कौन सी हैं जो ये जारी की जाती हैं। तो देखिए इन पांचों रिटों को बारीकी से पढ़ते हैं। तो इनमें सबसे जो पहली रिट है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इनमें जो सबसे पहली रिट है, इस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोला जाता है हेबेज कॉर्पस। तो हम पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबेज कॉर्पस। अब ये क्या है वो सुन लीजिए। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं पांचों रिट, फिर इनको अच्छे से समझाऊंगा। दूसरी जो रिट है वो है परमादेश, जिसको आप बोलते हो मैंडामस। तीसरी जो रिट है, इस रिट का नाम है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, जिसको आप क्या बोलते हो? सैटिरोरी। और चौथी जो रिट है इसका नाम है निषेध, या इसी को बोला जाता है प्रतिषेध, इसी को बोला जाता है प्रतिषेध, निषेध या प्रतिषेध, जिसको आप बोलते हो प्रोहिबिशन। इसके बाद पांचवी जो रिट है इसका नाम है अधिकार परीक्षा, अधिकार पर्चा, जिसको आप बोलते हो क्यू वारंटो। तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन आर्टिकल के तहत ये 5 रिट जारी करती है आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है ये गौर से सुन लीजिए। तो बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है इसका मतलब ये है, जो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है, हाई कोर्ट एक रिट जारी करती है उस पुलिस स्टेशन के खिलाफ, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जिसने किसी व्यक्ति को किसी गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस स्टेशन के खिलाफ ये रिट जारी करती है, आपने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, आप अधिकतम 24 घंटे में उसे प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, यानी उसका शरीर प्राप्त करने के लिए ये रिट जारी की जाती है। परमादेश का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा आदेश परमादेश, यानी सुप्रीम कोर्ट
अगर किसी भी संस्था किसी भी व्यक्ति को उसका कर्तव्य याद दिलाने के लिए जो रिट जारी करती है उसको बोला जाता है परमादेश। इसके बाद लिखा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, तो देखिए जो कोर्ट होते हैं, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उत्प्रेषण का मतलब ये होता है निम्न न्यायालयों से, यानी कि नीचे वाले न्यायालयों से ऊपर वाले न्यायालयों के अंदर केस को ट्रांसफर करना, केस को स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, उत्प्रेषण। ऐसा क्यों किया जाता है वो गौर से सुन लीजिए। तो देखिए इसका मतलब ये है, मान लीजिए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा केस है पेंडिंग में, सुप्रीम कोर्ट फ्री बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट से कुछ केस को ट्रांसफ़र करके मंगवा लेता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, निम्न न्यायालयों से ऊपर न्यायालयों में या उच्च न्यायालयों के अंदर किसी केस को स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, उत्प्रेषण। और ये डी ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद लिखा निषेध या प्रतिषेध। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई हाई कोर्ट या किसी कोई नीचे वाला कोर्ट किसी ऐसे केस को सुलझाने लगे वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करती है और बोलती है, उस पर कोर्ट के ऊपर रोक लगा देती है, क्या आप इस केस के ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके बाद लिखा है अधिकार पर्चा क्यू वारंटो। इसका मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई व्यक्ति अगर किसी पद के ऊपर गलत तरीके से पहुंच जाता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है किसी बड़ी पोस्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ ये रिट जारी करता है। उससे ये पर्सन पूछता है, आप इस पद के लायक नहीं हो, तो आप इस पद पर कैसे रह सकते हो। तो अगर वो सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं दे पाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है उस व्यक्ति को उसके पद से हटाने का, या अगर वहां पर वो व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है। तो ये वो 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करती है। तो ये आप लोगों का मौलिक अधिकार वाला जो पार्ट है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, अच्छे से आप लोगों को कवर करवा चुका हूं। तो इन सभी मौलिक अधिकारों को आप अच्छे से याद रखोगे। हाँ, आज की क्लास को एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाया है तो वो देख लीजिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 है। आर्टिकल 25 आपको ये कहता है भारत का कोई भी नागरिक अपने अंतर्मन के आधार पर कोई धर्म चूज करेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा। आर्टिकल 26 ये कहता है भारत का कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों को प्रबंध भी करेगा। आर्टिकल 27 कहता है भारत के किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई चंदा या कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी धर्म के नाम पर। आर्टिकल 28 ये कहता है भारत के किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में। आर्टिकल 29 ये कहता है अल्पसंख्यकों को उनके खुद के अल्पसंख्यकों को उनके आर्थिक धार्मिक सामाजिक हितों को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक खुद के शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं। आर्टिकल 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसमें यह लिखा है सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। हाई कोर्ट ये 5 रिट जारी करती है आर्टिकल 226, यानी ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करेगी, ये 5 रिट हाई कोर्ट भी जारी करेगा। 32 के तहत ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट ये 5 रिट जारी करेगा। 5 रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेज कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, उत्प्रेषण, सेल्टिरोरी, निषेध या प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार पर्चा, क्यू वारंटो। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है उसका शरीर प्राप्त करने के लिए, उस पुलिस स्टेशन के खिलाफ आप 24 घंटे में इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। परमादेश का मतलब है सबसे बड़ा आदेश किसी व्यक्ति को उसका कर्तव्य याद दिलाने के लिए। उत्प्रेषण का मतलब है निम्न न्यायालयों से ऊपर वाले न्यायालयों में केस को ट्रांसफर करना। निषेध या प्रतिषेध का मतलब है निम्न न्यायालय कोई ऐसा केस को सुलझाने लगे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तो उस पर रोक लगाने के लिए बड़ा वाला कोर्ट छोटे वाले कोर्ट पर यह रिट लगाता है। अधिकार पर्चा का मतलब यह है कोई व्यक्ति किसी पद पर गलत तरीके से पहुंचता है तो उसे उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया या रिट को बोला जाता है अधिकार पर्चा। तो ये मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट भाग के बारे में, अगले भाग के बारे में, जिस भाग का नाम है भाग 4। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे भाग 4 के बारे में, तो देख लीजिए।
तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे भाग 4। मैं हेडिंग डाल देता हूँ पार्ट 4। यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ पार्ट 4। भाग 4। और भाग 4 में आप क्या पढ़ने वाले हो, तो देखिए पार्ट 4 के अंदर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये कहाँ से कहाँ तक हैं, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। तो देखिए आपके सामने एक अपने आप में क्वेश्चन बन चुका है। आपसे पूछा जाता है भाग 4 में क्या है, गौर करें ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसको डीपीएसपी भी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कई बार ये पूछ लिया जाता है ये कितने से कितने आर्टिकल में है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में। अब ये कहां से लिया गया है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये है क्या, तो इसके बारे में गौर से सुन लीजिए। तो देखिए किसी भी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उस राज्य के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। अगर राज्य चाहे तो कुछ कानूनों की लिस्ट दी गई है, तो वो राज्य अपने राज्य को एक अच्छा, एक वेलफेयर, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन कानूनों की लिस्ट को अपने ऊपर लागू कर सकती है। तो उस कानून की लिस्ट को ही क्या बोला जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक मैं आपको सारे कानून लिखवाने पढ़ाने वाला हूं। राज्य चाहे तो ये काम अपने वेलफेयर स्टेट होने के लिए कर सकती है। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36। तो हम यहां शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 36 की। तो देखिए आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। तो आर्टिकल 36 में क्या लिखा है, आर्टिकल 36 में लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, तत्वों की परिभाषा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, इसका मतलब ये है, अभी अभी बताया था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कोई भी राज्य अपने आप को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कानूनों की लिस्ट जारी करेगा, वही आर्टिकल 36 के अंदर गिवन है। इसके बाद लिखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 37 में लिखा है, देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई भी कानून, मैं इस लाइन को शॉर्ट में लिख देता हूं डीपीएसपी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई भी कानून, इनसे रिलेटेड एनी लॉ, इनसे संबंधित कोई भी कानून, कोई भी कानून किसके पास होगा, संसद में निहित होगा, संसद में निहित होगा। निहित होगा। तो आप याद रखोगे आर्टिकल 37 के तहत डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड कोई भी कानून है वो किसके पास होगा, संसद के पास होगा। तो मैंने लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर कोई भी छेड़छाड़ करनी पड़ जाए, कोई भी कानून बनाना या हटाना पड़ जाए तो किसके पास होगा, संसद के पास होगा। इसके बाद लिखते हैं आर्टिकल 38, इसके बाद लिखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है वह लोक कल्याण के लिए सामाजिक योजनाएं बनाए। इसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है
राज्य का कर्तव्य है वह लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए सामाजिक योजनाएं चलाएं, सामाजिक योजनाएं चलाएं। अब देखिए मैंने लिखा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 आपको ये कहता है राज्य का कर्तव्य है, एक राज्य का कर्तव्य है वह लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक योजनाएं चलाएं, जैसे गरीबी हटाने की योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, शिक्षा के लिए योजनाएं। तो इस प्रकार ये सारी की सारी योजनाएं चलाने का अधिकार किसको है? कर्तव्य है राज्य का। तो देखिए राज्य चाहे तो ये कर सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पे मैं जितने भी कार्य, जितने भी कानून लिखवाने वाला हूं, ये जरूरी नहीं राज्य ऐसा करे। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है यानी राज्य की मर्जी है। अगर राज्य की मर्जी करे तो वो ऐसा कर सकती है, ना मर्जी करे तो राज्य इन पे काम ना करे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर हम राज्य को मजबूर नहीं कर सकते ये कानून बनाने के लिए। ये हर राज्य की मर्जी पे डिपेंड करेगा, वो चाहे तो करे या चाहे ना करे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। तो आर्टिकल 39 में लिखा है सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन। तो आर्टिकल 39 में लिखा है सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन। इसका मतलब ये है समान कार्य। देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब ये है किसी भी विभाग में कोई भी कार्य हो, एज पर एग्जाम्पल वो ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, डी ग्रुप का हो, तो जिस ग्रुप का वो काम है उस ग्रुप के हिसाब से उसको ग्रेड पे मिलनी चाहिए, उस ग्रुप के हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य है, वो अपने राज्य में सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन को लागू करे। चाहे वो कोई भी विभाग हो, सभी विभागों के ग्रुप को सम्मान ग्रेड पे रखना चाहिए, ये भी राज्य का कर्तव्य है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 40। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 40। तो गौर कीजिए, इसको निशान लगा लीजिए, याद कर लेना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 40। अब तक एचएसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल है ये। तो राज्य का कर्तव्य है वो अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करे। राज्य का कर्तव्य है वो अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करे, अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करे। राज्य का कर्तव्य है वो अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करे। इसका मतलब ये है ग्राम पंचायतों का गठन, हर राज्य का कर्तव्य है अपने राज्य में ग्राम पंचायतें बनाए। ये राज्य की मर्जी पे डिपेंड करता है, नहीं करता तो ना भी करे। एज पर एग्जाम्पल मणिपुर, मणिपुर में कोई ग्राम पंचायत नहीं होती, डायरेक्टली नगर पालिका के नीचे गाँव आते हैं। तो ये राज्य की मर्जी पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 41। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या लिखा है तो देखिए गौर से। तो आर्टिकल 41 ये कहता है राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार होगा। राज्य का कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति को यहां पे कार्य पाने का अधिकार दे, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य का अधिकार दे, कार्य पाने का अधिकार है। देखिए इसका मतलब ये है राज्य का कर्तव्य है, राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का कार्य पाने का अधिकार होगा, यानी उसको कार्य देगी। अब देखिए आप ये कहोगे सर राज्य में तो हर व्यक्ति बेरोजगार है, नहीं है। तो मैंने ये बताया था ये राज्य की मर्जी पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो ऐसा कर सकती है, चाहे तो ना कर सकती। तो हम पढ़ते हैं राज्य का कर्तव्य है राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, आर्टिकल 41 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 42।
तो देखिए आर्टिकल 42 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 42 में लिखा है कार्य के लिए न्याय संगत व मानवीय दशाएं, यानी राज्य ने जो काम दिया है इस कार्य के लिए न्याय संगत व मानवीय दशाएं। इसका मतलब क्या है, अगर व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है और सरकार उसको काम दे भी, राज्य उसको काम दे भी, तो न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि वो उसके हिसाब से होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और मानवीय दशाएं यानी कि जो वो काम देगी वो काम एज पर एग्जाम्पल देता हूँ उसके घर के ज़्यादा या 8 या 9 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए जहाँ पे उसकी जान जोखिम में डाली जाए। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कार्य के लिए न्याय संगत व मानवीय दशाएं भी होंगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 43 जिसमें लिखा है आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 में क्या लिखा है, कार्य के लिए राज्य का कर्तव्य है कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी दे। कार्य के लिए राज्य का कर्तव्य है कार्य के लिए अवकाश सुनिश्चित करें। अवकाश सुनिश्चित करे व न्यूनतम मजदूरी दे। वह न्यूनतम मजदूरी दे। तो आप याद रखोगे राज्य का कर्तव्य अगर वो जो काम देगी उसके लिए अवकाश का मतलब ये होता है उसके लिए अवकाश सुनिश्चित करे, यानी कि उसको छुट्टी दे, हफ्ते में एक दिन उसकी छुट्टी जरूर होगी या उससे 8 घंटे से ज़्यादा दिन में काम नहीं लिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी का मतलब ये है सरकार अगर उससे कोई भी काम देती है, राज्य उसे कोई भी काम देता है तो उसके लिए उसे कम से कम उस कार्य के हिसाब से उसको पैसा मिले, न्यूनतम मजदूरी दी जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है वो देखिए। तो आर्टिकल 44 कहता है सम्मान नागरिक संहिता लागू करे। राज्य का कर्तव्य है राज्य का कर्तव्य है वह राज्य में सिविल यूनिफॉर्म कोड सम्मान नागरिक संहिता लागू करे। सम्मान नागरिक संहिता लागू करे। अब देखिए पढ़ते हैं तो देखिए सारे स्टूडेंट आर्टिकल 44 ये कहता है राज्य का कर्तव्य है वह राज्य में सम्मान नागरिक संहिता लागू करे, सिविल यूनिफॉर्म कोड। इसका मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो ये सम्मान नागरिक संहिता है ये हमारे देश में सिर्फ गोवा के अंदर है, गोवा को छोड़ के भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। इसका मतलब ये है सम्मान नागरिक संहिता जितने भी सिविल कानून हैं, जितने भी सिविल कोड हैं, सिविल जो संहिताएं हैं वो सारी की सारी सारे नागरिकों के ऊपर बराबर अप्लाई हों, यानी किसी भी धर्म को देखते हुए, किसी जाति को देखते हुए वहाँ पे अलग अलग कानून न बने हों, सिर्फ एक ही कानून बने हों, सारे के सारे सिविल कानून, चाहे वो मैरिज एक्ट से लेके हो, चाहे वो आरक्षण से रिलेट हो, तो सभी नागरिक उसके सामने बराबर होने चाहिए। राज्य का कर्तव्य है, आप राज्य को मजबूर नहीं कर सकते ऐसा करने पर। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 में हम क्या पढ़ते हैं तो देखिए आर्टिकल 45 में हम पढ़ते हैं राज्य का कर्तव्य है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, राज्य का कर्तव्य है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। शिक्षा उपलब्ध करवाए।
उपलब्ध करवाए। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, एक राज्य का कर्तव्य है अपने राज्य में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जरूरी शिक्षा मुहैया करवाए। ये राज्य का कर्तव्य है और वहाँ पे आपने अधिकार पढ़ा था बच्चों का। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 क्या कहता है? राज्य का कर्तव्य है वह अपने राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास करे। यानी एक राज्य का कर्तव्य है राज्य का कर्तव्य है वह अपने राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जिसको आप एससी बोलते हो, वह अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति का विकास करे। एससी व एसटी का विकास करे। तो हम पढ़ते हैं राज्य का कर्तव्य है वह अपने राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का विकास करे, एससी और एसटी का विकास करे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 47। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 47। तो देखिए आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या लिखा है? राज्य का कर्तव्य है वह राज्य में किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ पर रोक लगा सकता है। राज्य का कर्तव्य है वह राज्य में किसी भी खाद्य व पेय पदार्थ पर रोक लगा सकता है। रोक लगा सकता है। अब आप ये कहोगे सर इसका मतलब ये है राज्य का कर्तव्य है, वो राज्य में अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको लगता है ये खाद्य पदार्थ है लोगों की हेल्थ के खिलाफ है, तो वो खाद्य पदार्थ को बंद कर सकती है, किसी भी पेय पदार्थ को भी बंद कर सकती है। एज पर एग्जाम्पल खाद्य पदार्थ, जैसे एक बार मैगी में ये अफवाह फैली थी प्लास्टिक आता है तो मैगी को बंद कर दिया गया, वो एक खाद्य पदार्थ है, तो राज्य ऐसा कर सकता है। पेय पदार्थ का मतलब है जैसे शराबबंदी कानून, तो बिहार को ये लगता है उसके राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन्होंने शराब को बंद कर दिया, तो राज्य कर सकती है। आर्टिकल 47 के तहत गुजरात ने ऐसा कर दिया, तो ये राज्य का कर्तव्य है, हम राज्य को मजबूर नहीं कर सकते, वो किसी पेय पदार्थ को बंद कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 48। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 48। तो देखिए आर्टिकल जो 48 है इसमें हम पढ़ते हैं राज्य का कर्तव्य है वह पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण करे। राज्य का कर्तव्य है वह पर्यावरण व अपने राज्य में पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण करे। वन्य जीवों का संरक्षण करे। इसका मतलब ये है राज्य का कर्तव्य है वो अपने राज्य में पर्यावरण को सुरक्षित रखे, पर्यावरण का संरक्षण करे, कंजर्वेशन करे, और जितने वन्य जीव हैं उनको भी कंजर्वेशन करे, उनको भी सुरक्षित रखे, ये राज्य का कर्तव्य है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49। तो देखिए आर्टिकल जो 49 है इसमें क्या लिखा है? राज्य का कर्तव्य है वो अपने राज्य में राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय स्मारक की देखभाल करे। राष्ट्रीय स्मारक की देखभाल करे। इसका मतलब ये है एक राज्य का कर्तव्य है वो अपने राज्य में राष्ट्रीय स्मारकों की देखरेख करे, उनकी देखभाल करे, उनको कोई नुकसान न पहुंचाने दे। इसके बाद हम लिखते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? ये कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण।
कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब देखिए इसका मतलब ये है, एक राज्य का कर्तव्य है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखे। एज पर एग्जाम्पल देता हूं, तो मैंने आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया। वहां पे कार्यपालिका और न्यायपालिका ने मिलकर काम करना शुरू किया, भारत के लोगों को फांसी देनी स्टार्ट की, तो 1784 में आया था वो एक्ट। तो इसी का मतलब यही है, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर काम नहीं करेंगे, दोनों स्वतंत्र बॉडी हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, वो अलग अलग होकर काम करेंगे, ये राज्य का कर्तव्य उनको अलग करें। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 51। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 51, इसका अंतिम आर्टिकल। आर्टिकल 51 में क्या लिखा है तो वो देखिए। आर्टिकल जो 51 है इसमें लिखा है, राज्य का कर्तव्य है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। राज्य का कर्तव्य है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। देखिए राज्य का कर्तव्य वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। तो ये सारे के सारे आर्टिकल थे जो मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा दिए हैं। इसके बाद देखिए इस ये जो आर्टिकल हैं सारे के सारे मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। एक बार इन सबका रिवीजन करवा देता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए ये जितने आर्टिकल हैं आपको ये सारे आर्टिकल याद नहीं रखने, इसमें सिर्फ 2 ही या 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, तो आप वो 3 ही आर्टिकल मैन्युअली याद रखोगे अगर ये सारे आर्टिकल आपसे याद नहीं होते हैं। कौन से आर्टिकल वो जरूरी हैं वो देख लीजिए। तो देखिए जो पार्ट 4 हमने स्टार्ट किया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पढ़ना स्टार्ट किया है, इसका मतलब है एक राज्य अपने राज्य को वेलफेयर बनाने के लिए ऐसे कुछ कानून लागू कर सकती है, वो भी राज्य की मर्जी पर डिपेंड करेगा। राज्य चाहे तो लागू करे चाहे तो लागू ना करे। ये हमने किस देश से लिया? आयरलैंड से। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 में। आर्टिकल 36 क्या कहता है? इन नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा जो मैंने बोल के बता दी है। आर्टिकल 37 ये कहता है इन नीति निर्देशक तत्वों से रिलेट कोई भी कानून होगा वो हमारी देश के संसद के पास होगा। आर्टिकल 38 ये कहता है राज्य का कर्तव्य है वो लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक योजनाएं चलाए। ठीक है। इसके बाद लिखा है आर्टिकल 39 जिसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है वो सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन दे, ये भी आपको बता चुका हूं। आर्टिकल 40 इसको याद रख लेना, राज्य का कर्तव्य है वो अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करे। इसके बाद क्या लिखा है वो देखिए। इसके बाद लिखा है आर्टिकल 41 जिसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार, उसको कार्य मिलेगा। 42 में लिखा है उसको न्याय संगत मानवीय दशाएं हो, घर के पास उसका काम हो, उसका काम जान जोखिम में ना डाली जाए। आर्टिकल 43 कहता है उसके लिए छुट्टी को सुनिश्चित करे और उसको कम से कम मजदूरी भी दे। आर्टिकल 44 कहता है कि ये याद रख लेना इसका कर्तव्य राज्य में सम्मान, नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी जो सिविल कानून हो सब नागरिकों के बराबर हों। आर्टिकल 45 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 46 कहता है राज्य का कर्तव्य है वो अनुसूचित जाति, एससी और एसटी का विकास करेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 47 में लिखा है खाद्य राज्य का कर्तव्य है वो खाद्य व पेय पदार्थ पर रोक लगा सकता है। जैसे शराबबंदी कानून आया था तो वो एक पेय पदार्थ है, किसी भी खाद्य पदार्थ को बंद कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है आर्टिकल 48 इसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है वह पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण करे। देखिए पर्यावरण वन्य जीव यानी कि राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण को कंजर्वेशन करे और वो वन्य जीवों का। आर्टिकल 49 क्या कहता है? तो 49 कहता है
राष्ट्रीय स्मारकों की देखभाल करे, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी देखभाल करे। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो देखिए जो सरकार होती है इसके 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तीनों एक दूसरे से दूर दूर होंगी, यानी ये तीनों इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, स्वतंत्र निकाय हैं। तो राज्य का कर्तव्य इनको सेपरेट करे, इनको अलग अलग करे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे क्या राज्य। तो ये सारे आप लोगों के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो मैं अच्छे से करवा चुका हूं। तो आप इसको याद रखेंगे, आप इसके भाग को याद रखेंगे। भाग ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन से भाग में है, या फिर आपके एग्जाम में ज़्यादातर आर्टिकल 40 आया है। तो इसमें आप एक तो भाग याद रखेंगे कौन सा है, नाम क्या है, कितने से कितने आर्टिकल में है। एक आर्टिकल 40, एक आर्टिकल 44 याद रखना है। बस ये 2 आर्टिकल इसमें मैन्युअली तो आप याद रख ही लेना। तो ये था आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई होप सो आप लोगों को आज की क्लास जरूर समझ आई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। अगली क्लास में हम भाग 4 कैसे शुरुआत करेंगे और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। अगली क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी शुरुआत से लेके प्रेसिडेंट तक ही सारा का सारा आप अच्छे से याद कर लेना। यहीं से 90% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को, पढ़ते रहें।